नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो आइए पहले निबंध शुरू करने से पहले मैं इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इनके निबंध, एक इनका अन्य निबंध और है एक अद्भुत अपूर्व स्वगत। नाटक में इनके अन्य महत्वपूर्ण, कभी कभी ऐसा होता है एनटीए क्या करती है कि इनकी रचनाओं को दे देता है और कहता है कि इनको क्रम से लगाइए, या ये कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि इनमें से इन कौन सी एक नाटक या निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। तो हमें इनकी रचनाओं पे भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो नाटक है इनकी नील देवी है, सवे जात गोपाल की, अंधेरी नगरी, चौपट राजा। ये नाटक यूजीसी नेट में लगा भी है और इससे महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी भी गई थी। अब की बार जो हुआ था 2024 में, तो उसमें भी जो जनवरी में हुआ था, सॉरी जनवरी 2025 में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें अंधेरी नगरी नाटक से पूछा भी गया था कि पाचन वाला जो है अपना पाचन वाले का उल्लेख किस दृश्य में है, तो वो द्वितीय दृश्य में था। ऐसे ही कर्पूर मंजरी है, सट्टक है, ज्ञात विवेकनी सभा है, दुर्लभ बंधु है, धनंजय है, विजय व्यायोग है, प्रेम जोगिनी है, पांचवे पैगंबर, बंदर सभा, बसंत पूजा है, भारत दूरदर्शा। भारत दूरदर्शा भी आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। मुद्रा राक्षस है, रणधीर, प्रेम मोहिनी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विद्यावती, विशेष्य विस्मोश धम है, श्री राम लीला है, श्री चंद्रावली नाटिका है, सती प्रताप है और संड भंड्यो संवादा। तो ये इनके नाटक थे जो महत्वपूर्ण थे। अब इन जो ये भारतवर्षोन्नति है, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो देश की उन्नति के लिए जो आलसीपन, समय के अपव्यय और गलत जीवन शैली जैसी कमियों को दूर करने की बात कही है इस निबंध में। और इसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन की मनमानी पर भी करारा व्यंग किया है। तो आइए अब इन निबंध की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पंक्तियों से ये क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कि दे देगा ये पंक्ति किस निबंध की है। तो जो निबंध शुरू करते हैं, जो उसमें शुरुआत की जो पंक्तियां होती हैं, इसकी शुरुआत किस निबंध पंक्ति से, निबंध की शुरुआत किस पंक्ति से होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ये थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादातर क्वेश्चन पहले ही बन जाता है। तो आइए जो स्टार्टिंग की ये जो पंक्तियां हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या है? आज बड़े आनंद आज बड़े आनंद का दिन है। छोटे से नगर बलिया में, अब बलिया का उल्लेख किस निबंध में हुआ है ये भी पूछ लेगा। तो ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से है। में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। जितनी भी पंक्तियां हैं इनको नोट कर लीजिए, एक जगह नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम भूल जाते हैं। इसीलिए तो हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे और एग्जाम टाइम में क्या होता है कि कम समय में हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े शहरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जहाँ रॉबर्ट, अब रॉबर्ट का उल्लेख यहाँ से अंडरलाइन करिएगा, कि जितनी मैं अंडरलाइन कर दूंगी उनको नोट्स बना लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट पंक्तियां होती हैं। जहाँ रॉबर्ट बहादुर जैसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा।
उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, अब इनके नाम भी इम्पोर्टेंट है। किन किन का नाम आया? अबुल फजल है, बीरबल है, टोडरमल को भी उत्पन्न किया था। यहाँ रॉबर्ट अकबर जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब, अब इनके नाम भी इम्पोर्टेंट है कि बिहारी लाल साहब और मुंशी चतुर्भुज दास जी का उल्लेख किस निबंध में हुआ था? तो भारतवर्ष उन्नति आदि। अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी तो रेलगाड़ी हैं। अब यहाँ पे हिंदुस्तानियों को किसकी संज्ञा दी गई है? रेलगाड़ी की संज्ञा दी गई है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े मसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो। अब यहाँ पे हिंदुस्तानियों के आलसीपन की बात कही गई है। तो ये क्या नहीं कर सकते? कहते हैं कि जैसे अगर हिंदुस्तानियों को कोई जगा दे या कोई बता दे, इनको एक मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, तो ये कोई भी कार्य कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना। अब यहाँ पे हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया गया कि कहते हैं कि हनुमान जी को उनकी बुद्धि मतलब उनकी जो है बाहुबल को याद दिलाना पड़ता था। ठीक है, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे? या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, या नवाब रईस, या हाकिम? राजे महाराजे को अपनी प्रजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल, घुड़दौड़, थिएटर, अखबार में समय लगा। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल रही। अब ये पंक्तियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो हो गया मिल चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। ये इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। न हम खाली न तुम खाली, ये नोट कर लीजिएगा। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोग सोग, बीच वाला बोला गम शुम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तानी की साधारण प्रजा की दिशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिदिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। अब इम्पोर्टेंट है क्या? बोधारो मत मत्सरग्रस्ता अभावा समर दूषिता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करने उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख, अब कितने लाख रुपए की तुलना की गई? 16 लाख रुपए की लागत, ये इंपॉर्टेंट है, 16 लाख लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है। अब पूछ लेगा कि दूरबीन कितने लाख की बनी थी? तो 16 लाख रुपए की। उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जागृत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बना रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अब यहाँ से उन्नति से अंडरलाइन कर लीजिएगा। अमेरिकन, किनका किनका नाम है? अंग्रेज, फ्रांसीस आदि, तुर्की, अब तुर्की का भी नाम आया है, अंग्रेज, अमेरिकन, फ्रांसीसी, ताजी और सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छा लें। उस
यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ये अंडरलाइन करके नोट कर लीजिएगा। छोले, समय हिंदू काठियावाड़, खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी, अब किनका लिखा है, जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का भी कोप ही नहीं कहना चाहिए। ठीक है। मुझको मेरे मित्र ने कहा कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कह, भागवत में एक श्लोक है क्या, नद्दे मध्यम नृदेह माध्यम सुलभम, अभी इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभा स्वेतेरुतुम पुमान भवाब्धिना तरेत सा आत्मा। ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मानुष जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मानुष इस संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा उस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नत ना करें तो हमारे क्या कहते, हमारे जो है उन्नत ना कर सके तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सुने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज के राज्य में भी जो हम कुएं के मेढक, काट के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो हमारी कमबख्ती ही है। बहु लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा तुमको दून की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कला या मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर में कोचवान का हुक्का पिएगा या गप मारेगा, सो गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप ही देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह कि यह वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला। क्या दोहा बना है, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा, ये भी पूछ सकता है कि ये दोहा किसका है, तो ये मलुकदास जी का दोहा है। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आप समझ जाएंगे। क्या, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। ये इंपॉर्टेंट है। और ये पंक्ति है किसकी वो भी याद रखिएगा, और ये पंक्ति है किस निबंध में ये भी याद रखिएगा।
तो चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, अमीरों की मुसाहबी दिल्लाली। यह अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी के जमा माल लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपए मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों से अपने अंग को छिपाए जाती है। यही हिंदुस्तान की है। ये यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर क्या है, मुर्दम शुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मानुष दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसे कोई उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली फूस मूर्ख बोधे डरपोकने पकड़वाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फिर कब राम जनकपुर आए हैं। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जब पृथ्वीराज को कैद करके गौर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन ने कहा, किसी ने कहा कि वह शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। कौन सा बाण बहुत अच्छा? शब्दवेदी बाण। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाढ़ को फेंकने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूं करे तब वह तावों पर बाढ़ मारे। चंद कभी भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, और जिन चुक्के चौहान इक्के मारे एक सर। अब ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। उसका संकेत समझकर या गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाढ़ मार दिया। वही बात अब है कि अब की चढ़े इस समय, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अब की चढ़े से में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, वृद्ध में, स्त्री में, अवस्था में, सब जात सब देश में उन्नति करो। यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के कंटक हों, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात सुनो। अब ये इम्पोर्टेंट है, पंक्ति क्या है, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो लोग, अब यहां से इंपॉर्टेंट है क्या, जो लोग अपने देश को हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा, बस खराबियों के मूल कारण को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे उन चोरों को वहां से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारो,
गे और वहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति के पथ में काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 200 मानुष बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरन जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी ना सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। इसको अच्छा समझें, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। क्या है? सब उन्नति का मूल धर्म है। अब ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले धर्म की उन्नति करना उचित है। क्या कह रहा है? सभी जब उन्नत तभी होगी जब धर्म की उन्नति होगी। देखो, अंग्रेज की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वेदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला। अब कहाँ के मेले का वर्णन हुआ है? तो बलिया के मेले का। बलिया के मेले का मेला और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10 5-5 कोस से वे कितनी कितनी कोस से, ये कोस भी याद रखिएगा, 10-10 और 5-5 कोस के लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव से नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिसमें महीने से में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान है, जिसमें तुलवे से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। अब दिवाली का उल्लेख आया है। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। अब होली इसी हेतु होती है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार है कि तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व हैं, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत ही है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भात मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर है। कौन सा धर्म है? अब यहाँ पे ये पूछ सकता है कि वास्तविक धर्म क्या है? तो वास्तविक धर्म परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं। इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। वैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि लड़कों के छोटेपन में ही शादी करके उनका बलबीर आयुष्य मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं। यहाँ लेखक जो है बाल विवाह के भी विरोधी है। क्या है? या उनके शत्रु हैं। वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोन तोल तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। जब उनका पैर काट में डालिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए। यहाँ स्त्री शिक्षा की भी बात इन्होंने की है, किंतु उस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज
में शिक्षा दे। वैष्णव शाक्त, अब इनका भी उल्लेख आया है, कौन से? वैष्णव शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस का वैर छोड़ दे। यह समझ इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की बात हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे, सब जिठानी गौरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ का उल्लेख आया कि बादशाहत कायम है यारो। वे दिन गए जब आलस हठधर्मी यह सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। और क्या है, अब मीर हसन का उल्लेख आया। मसनवी और इंदुर सभा पढ़कर छोटेपन से ही लड़कों को सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पट्टी पार ली। चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। कौन सी गजल है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। कि सोग तिफल्ली से मुझे गोलकी जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबका सबक याद कभी। अब ये इंपॉर्टेंट है। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। तालीम मतलब शिक्षा। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। सौ महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी और मदरसी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमानों सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड कहाँ मिली है, इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दियसलाई ऐसी कुछ तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। कौन सी, किस वस्तु की बात की गई, तो यहाँ दियसलाई, ठीक है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तुम जिस मार्किन धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। कहाँ की बनी है वह मार्किन धोती? अमेरिका की। जिस लंग किलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। तो अंगा कहाँ का है? वह इंग्लैंड का है। तो ये नोट कर लीजिएगा कि अंगा कहाँ का था? इंग्लैंड। फ्रांसीसी की बनी कंघी, और कंघी कहाँ की बनी है? फ्रांस की से तुम सिर झाड़ते हो। और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती, और जर्मनी से क्या बनी है? चर्बी की बत्ती बनी है, तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि क्या जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हाय अफसोस,
तुम ऐसे हो गए कि अपने निजी की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी बातें चित करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपनी अपने में अपनी भाषा का में उन्नति करो। ठीक है। अब ये दोहा इंपॉर्टेंट है क्या? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सोल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं पर ये निबंध समाप्त होता है। मिलते हैं, हम अगला निबंध लेकर के आएंगे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।